तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा लास्ट में क्या दिए थे, 27 दिए थे, नहीं 28 दिए थे। क्या क्या फाइंड किया बोलो, जो भी फाइंड करना था आंसर में तो दे दिया है, सब आ गया, लोन नहीं आया ना। ओके ओके करते 28। अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन करते फिर वो बता देंगे लोन कैसे आएगा, बता देंगे, ठीक है ना। अब लोग बाकी सब फाइंड किए, लोन छोड़ के फाइंड किए तो हो जाएगा। टोटल कैसे करोगे, टोटल एसेट्स लिख लोगे रफली, ट्रेडिशनल टोटल एसेट्स लिख लोगे, लाइबिलिटी जो जो फाइंड हो लिख लेना, तो बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी में लोन आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, लोन मिसिंग था वो आ जाएगा। फिर आप प्रोपाइटर्स फंड कैसे बनेगा वो सीखेंगे। यस, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन में 26। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ लाइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2005। फिक्स्ड एसेट्स कितना का दिया है, फिक्स्ड एसेट्स कितना का दिया है, नहीं दिया ना। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो दिए, यस। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो कितना था, 5:8। करंट रेशियो है कितना, 2:1। एसिड टेस्ट मतलब लिक्विड रेशियो 1:1। फिर रिजर्व टू प्रोपाइटर्स फंड, प्रोपाइटर्स फंड के अंदर दो चीज होता है, कैपिटल और रिजर्व। तो रिजर्व और प्रोपाइटर्स फंड में रेशियो 1:5। और करंट लाइबिलिटीज गिवन, कितना करंट लाइबिलिटी दिया, 3 लाख से। तो करंट रेशियो से स्टार्ट करेंगे, करंट लाइबिलिटी दे दिया तो करंट रेशियो से क्या मिलेगा, करंट एसेट्स। इसके बाद लिक्विड करोगे तो लिक्विड रेशियो करो, अप्लाई करोगे तो स्टॉक मिलेगा। तो स्टार्ट स्टार्ट कहां से करोगे बोलो, स्टार्ट कहां से स्टार्ट करोगे, करंट रेशियो तो। यस, स्टार्ट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, एंड द रेशियो इज गिवन। करंट रेशियो कितना दिया था, करंट रेशियो 2:1 मतलब 2। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 2 इंटू करंट लाइबिलिटी, एंड यस करंट लाइबिलिटी कितना दिए थे, 360। तो इसमें 360 पुट कर दो, तो सी ए इक्वल टू 360 इंटू 2 करोगे 7,20,000। तो करंट एसेट्स फाइंड कर लिए, कितना करंट एसेट्स है, 7,20,000। अब लिक्विड रेशियो अप्लाई करो, अब लिक्विड रेशियो अप्लाई करो। देखो तो कैसर बैंक दे दिया था ना क्वेश्चन में, देखो कैसर बैंक दिया ना, तो श्योर ओवरड्राफ्ट तो नहीं होगा, अगर बैंक बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट नहीं है ना। लिक्विड रेशियो इक्वल टू, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाई सी एल माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एंड इज इक्वल टू, रेशियो क्या दिया, 1:1। ठीक है, तो 1 लिख दो। अब पुट कर दो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पता है, बैंक बैलेंस था तो ओवरड्राफ्ट 0, स्टॉक मिसिंग था, आ जाएगा ना। तो पुट करो, आप सीए कितना मिला, 720 माइनस स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट 720 माइनस स्टॉक इक्वल टू करंट लायबिलिटी 360 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट नील इंटू 1, तो वही आ जाएगा ना। अब सॉल्व करो, स्टॉक मिल जाएगा। देखो स्टॉक इक्वल टू 7,20,000 माइनस 3,60,000, ये भी हो जाएगा कितना, 3,60,000। तो करंट एसेट्स मिल गया, स्टॉक मिल गया। अब हम लोग आ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा ना, सी ए माइनस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल इज, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल इज 720 सी ए, सी एल कितना 360, तो ये भी आ जाएगा 3,60,000। वर्किंग कैपिटल भी कितना हो गया आपका, 3,60,000।
अच्छा फिक्स्ड एसेट्स दे दिया था ना, बोलो क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स दे दिया था, तो फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ एक रेशियो दिया ना 5/8, तो इसी से स्टार्ट करो फिर। नाउ फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय नेटवर्थ, फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय नेटवर्थ इक्वल टू, क्या रेशियो दिए थे फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ? 5:8, मतलब 5/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 नेटवर्थ, 5 नेटवर्थ इक्वल टू 8 फिक्स्ड एसेट्स, 5 नेटवर्थ इक्वल टू 8 फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में दे दिया था कितना, 6 लाख, पुट कर दो 6 लाख, तो 5 नेटवर्थ, 5 नेटवर्थ अच्छा 5 नेटवर्थ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स हाउ मच, 6 लाख, तो 8 इंटू 6 लाख करोगे कितना आएगा, 48 लाख। तो नेटवर्थ इक्वल टू 48 लाख डिवाइड बाई 5, नेटवर्थ इक्वल टू कितना, 48 लाख डिवाइड बाई 5, 48 से 5 डिवाइड करो, 9,60,000। तो नेटवर्थ मिल गया हम लोग को, कितना मिला नेटवर्थ, 9,60,000। नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटर्स फंड होता है ना, नेटवर्थ मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड। तो एसेट्स अप्रोच से एक बार फाइंड करते हैं। देखिए नेटवर्थ इक्वल टू एसेट्स अप्रोच से नेटवर्थ या प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला क्या दिए थे, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस क्या करोगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो क्या मिलेगा, प्रोप्राइटर्स फंड, मतलब नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना दिया था, नेटवर्थ कितना फाइंड किया अभी, पुट कर दो। नेटवर्थ हम लोग फाइंड किए थे अभी, कितना का फाइंड किए थे, 9,60,000, लिख दो नेटवर्थ लेफ्ट हैंड साइड, 9,60,000 इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स भी तो दे दिया था ना 6 लाख, ओके, वर्किंग कैपिटल भी तो फाइंड कर लिए थे, कितना आया था, 3,60,000 माइनस माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, देखोगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जीरो हो जाता है, माइनस करके देखो जीरो हो रहा है ना, बोथ साइड इक्वल आ गया ना, 6 लाख प्लस 3,60,000 960, इधर भी 960, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो लोन है ही नहीं इसमें, माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट लिखो, अब डेब्ट जीरो आ जाएगा, माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो लेफ्ट हैंड में लेके आओ लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू 960 माइनस 960 इक्वल टू नील। तो कंपनी में डेब्ट्स है नहीं लॉन्ग टर्म, राइट। अब क्या क्या और इंफॉर्मेशन है, बोलो क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है, एक दिया था रिजर्व टू प्रोप्राइटर्स फंड, है ना, रिजर्व टू प्रोप्राइटर्स फंड क्या रेशियो था, 1:5। नाउ ये लिखते हैं रिजर्व डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड, रिजर्व डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू कितना, 1/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 5 रिजर्व इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, 5 रिजर्व इंटू रिजर्व इक्वल टू क्या, प्रोप्राइटर्स फंड, एंड नेटवर्थ ही तो होता है प्रोप्राइटर्स फंड, तो नेटवर्थ कितना फाइंड किए थे, 9,60,000। ठीक है, तो रिजर्व इक्वल टू 960/5, है ना, प्रोप्राइटर्स फंड 960 है, तो देयरफॉर रिजर्व इक्वल टू 9,60,000
डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करो, बोलो कितना आ रहा है? 1,92, 1,92,000, बोलो आया इतना? तो यस, रिजर्व मिल गया हम लोग को। कितना रिजर्व है आपका? 1,92,000। नाउ अगेन, प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू, प्रोपाइटर्स फंड मतलब क्या? नेटवर्थ ही तो है ना, इक्वल टू शेयर कैपिटल, अब लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू ऑल्टरनेट फॉर्मूला, लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल प्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको प्रोपाइटर्स फंड पता है, रिजर्व भी पता हो गया, तो शेयर कैपिटल मिसिंग था। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इट शुड बी, प्रोपाइटर्स फंड से रिजर्व माइनस करोगे, प्रोपाइटर्स फंड कितना था? 960। अच्छा एक बार लिख लेते, प्रोपाइटर्स फंड और माइनस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस। अब बताओ प्रोपाइटर्स फंड कितना फाइंड किए थे? 960, और रिजर्व एंड सरप्लस आया कितना? 192। तो 960 से 192 लेस कर दो, कितना आ रहा है? 7 लाख, 7,68,000। ठीक है, बस इस जो भी इंफॉर्मेशन था अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी था इंफॉर्मेशन उस अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को सारा कुछ मिल गया। ठीक है ना? यस। अब हम लोग करेंगे क्या? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम है लाइट लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ लाइट लिमिटेड एज एट, इसमें ईयर एंडेड था 31 मार्च 05, एज एट 31 मार्च 2005। बट शेड्यूल 3 कंपनी है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से करोगे। नोट्स नंबर, अमाउंट, रुपीज एंड पर्टिकुलर्स। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो 10 मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, 10 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब बोलो बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी लायबिलिटी। तो हेड लिख दो इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड liabilities. Under this head, first one, shareholders fund. शेयरहोल्डर्स फंड, और शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर दो चीज दिखाते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ना। तो पॉइंट ए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलो अभी फाइंड किए, कितना का फाइंड किए थे शेयर कैपिटल? 7,68,000। शेयर कैपिटल 7,68,000। ओके, नेक्स्ट बी, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी तो फाइंड किए, 1,92,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना फाइंड किए थे? 192। ओके, सेकेंड हेड। अब बोलो शेयर होल्डर्स फंड हो गया। नेक्स्ट हेड क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसके बाद कौन सा हेड आएगा? करेंट लायबिलिटी। तो नेक्स्ट हेड लिखो नॉन करेंट लायबिलिटी। है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन तो जीरो आया था ना, बट हेड मेंटेन करोगे नॉन करेंट लायबिलिटीज नील। लॉन्ग टर्म डेट बोलो जीरो आया ना, लॉन्ग टर्म डेट होता तो इसी में हेड में दिखाते, नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट थर्ड हेड, करंट लायबिलिटी। इसके अंदर बहुत सारे हेड होता है। क्या क्या हेड होता है याद है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नेक्स्ट होता है ट्रेड पेबल,
नेक्स्ट होता है अदर करंट लायबिलिटी और होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये चार सावेड है, बट इसमें एक भी कुछ अलग से नहीं दिया। टोटल करंट लायबिलिटी दे दिया था कितना, 3,60,000। क्वेश्चन देखो, टोटल करंट लायबिलिटी कितना दिए थे, 360। अच्छा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो देता, फिर भी क्रेडिटर्स फाइंड कर सकते थे, वो भी तो नहीं दिया ना, तो कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक साथ लिख लेंगे। कितना अमाउंट दिए बोलो, 3,60,000। तो करंट लायबिलिटी 3,60,000 एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, इसीलिए इतना पूरा लिख लो ना। टोटल करो, ये लायबिलिटी आपका कंप्लीट। टोटल एट देम 960 और 3 12 1320 13,20,000। तो टोटल आ गया कितना, 13,20,000। कंटिन्यू, अब एसेट्स लिखोगे। सेकंड, एसेट्स। ओके ना, एसेट्स का फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, और इसमें पॉइंट ए लिखो, पीपीई। फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब पीपीई बोलते हैं ना। तो फिक्स्ड एसेट्स तो दे दिए थे क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिए थे। कितना का पीपीई दिए थे, 6 लाख। इवन इसमें इंटेंजेबल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नो नथिंग, फिक्स्ड एसेट से आ गया। सेकेंड हेड लिखो, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, बट यहां कुछ तो मिला था, स्टॉक फाइंड किए थे ना। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आएगा, तो पॉइंट ए, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज, स्टॉक। स्टॉक कितना फाइंड किए थे, 3,60,000। सेकंड, ये लिखते ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ये नहीं पता अभी, सी। थर्ड लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे दिए थे कैश एट बैंक, दे दिए थे ना। वो लोग कितना बैंक बैलेंस दिए थे, 15,000। तो ये 15,000 तो यहां लिख लेते। अब बताओ तो टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे, टोटल करंट एसेट्स 720 फाइंड किए थे ना। अरे देखो, फर्स्ट रेशियो, करंट रेशियो से करंट एसेट्स फाइंड किए थे। करंट एसेट्स टोटल कितना फाइंड किए थे, 7,20,000। टोटल में से आपको दो चीज मिल गया, स्टॉक मिला 360 और कैश कितना 15। तो ये दो माइनस कर दो, बाकी क्या ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, डेटर्स बी आर वॉट एवर, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में यहां शो कर दो, टोटल कितना था बोलो, 720। टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे, 720। इसमें से 360 स्टॉक 15, तो 375 लेस कर दो, 375 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा, 3,45,000। कितना रहा था, 3,45,000, 3,45,000। यस, कंप्लीट। ऐड करो आप, 720 प्लस 6, यस 13,20,000। टोटल आ गया कितना, 13,20,000 टोटल। और एक भी नोट्स टू अकाउंट्स का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सारा वर्किंग्स तो कर लिए थे, वर्किंग्स किए थे, नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं ना। उसी वर्किंग्स को जस्ट बैलेंस शीट में पुट करते जाओ। आया समझ में। तो कुछ रेशियोज आपको दे देगा, और इसी को 15 मार्क्स में कैसे देता है, इसमें बहुत सारे रेशियो ऐड कर देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इट्सेट्रा, कुछ और टर्नओवर रेशियो बढ़ा देते हैं, उसके हिसाब से आइटम्स बढ़ जाता है, बैलेंस शीट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यस। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े, यानी कि छोड़ रहे मतलब नहीं, करेंगे सब सब करेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या की
चलो क्वेश्चन 31। The financial information of Goodluck Limited on for 2005 are given below. The financial information of Goodluck Limited are given below. Yes. तो क्या है इंफॉर्मेशन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये दे रहा था, द रेशियो करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, मतलब क्या करंट रेशियो? करंट रेशियो कितना दिया है? 1.75:1। नेक्स्ट रेशियो आपको दिया लिक्विड रेशियो 1.25, और इसमें लिक्विड रेशियो में डेटर्स एंड बैंक बैलेंस टू करंट लायबिलिटी ये रेशियो अप्लाई किए। अगेन इशूड कैपिटल, कंपनी में इक्विटी शेयर था 10 ईच करके 1,20,000 शेयर कैपिटल ऑल्सो गिवन। फिर नेट करंट एसेट्स एज ओवर करंट लायबिलिटी। सर इसका मतलब क्या? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो इतना ओवर होता है तो वर्किंग कैपिटल तो होता है ना, तो ये वर्किंग कैपिटल दे दी आपको। नेट करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी दैट इज वर्किंग कैपिटल, कितना दिए? 60,600। फिर फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन क्लोजिंग डेट 60%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, annual rate of turnover, stock turnover ratio 5.26 times based on cost of goods sold, credit allowed to debtors turnover 2 months, और फिर net profit ratio how much? 16% on capital, net profit ratio 16% on share capital, और the current assets consist of stock, debtors and बैंक बैलेंस। करंट एसेट्स में तीन एलिमेंट्स है, एक स्टॉक है और एक डेटर्स है और एक बैंक बैलेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? कंप्लीट 15 मार्क्स क्वेश्चन है। ट्रेडिंग पीएल भी करना है और फिर बैलेंस शीट भी करना है, ठीक है ना, मतलब फाइनल अकाउंट कंप्लीट आ गया। और ट्रेडिंग पीएल दे रहे तो ऑब्वियसली शेड्यूल 3 नहीं कर सकते, शेड्यूल 3 में तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है ना, तो जो ट्रेडिंग पीएल बोल दिया तो बैलेंस शीट में हम लोग ट्रेडिशनल करेंगे। क्यों सर? अरे ट्रेडिंग पीएल ट्रेडिशनल ही होता था तो बैलेंस शीट भी ट्रेडिशनल करोगे, और ट्रेडिंग पीएल शेड्यूल 3 के हिसाब से हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल करोगे तो क्या फिर बैलेंस शीट भी शेड्यूल 3 अप्लाई करोगे, ठीक है? यस। तो सारा इंफॉर्मेशन फाइंड करना है, इसके बाद फाइनल अकाउंट करना है, लेंथी हो जाएगा ना, सबको ट्रेडिंग पीएल फिर बैलेंस शीट करना होगा। लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसमें मैन्युफैक्चरिंग फर्म था, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम था, फिर वेजेस था, एक्सपेंसेस ओवरहेड था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 3 पार्ट है, वो कैलकुलेशन अलग अलग एक्स्ट्रा रेशियो दे दिया था, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड देता है, इसीलिए सप्ली इतना आता है, ठीक है ना। फिफ्थ और सिक्स में इसीलिए सप्ली आता है। इवन फिर बता रहा हूँ, कुछ सीए में इंटर कर लिए, फाइनल कर रहे हैं, लेकिन सीयू उसको सप्ली दे देता है। सोचो क्या हाल है, वो लोग फाइनल कर रहे हैं फिर भी सप्ली देता है। सीयू सुधरेगा नहीं, सीयू अपना अपना मूड में है, ठीक है ना। कभी उन लोगों को लगता है अरे नहीं अब फेल कराना है, सबको फेल करा देंगे, तो फेल करा देते। ओके स्टार्ट करो। अब कहां से शुरू करें बोलो? कहीं से भी शुरू कीजिए ना। देखो वर्किंग कैपिटल दे दिया था ना, वर्किंग कैपिटल दे दिया था और करंट रेशियो दे दिया था, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो तो लिखो। तो फर्स्ट आइटम क्या दिया था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया था आपको? रेशियो करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, मतलब करंट रेशियो, तो लिखो गिवन करंट रेशियो, गिवन current ratio equal to CA divided by CL and is equal to
कितना दिया आपको 1.75:1। तो इससे एक इक्वेशन आया Ca इक्वल टू 1.75 Cl, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट फिर वर्किंग कैपिटल भी दे दी आपको। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू Ca माइनस Cl, ऑल्सो गिवन टू यू। Ca माइनस Cl कितना दिए थे, ये इसमें एक टर्म यूज किए थे, नेट करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी कितना था 60,600। तो यही होता है वर्किंग कैपिटल 60,600। तो एक और इक्वेशन मिला Ca इक्वल टू 60,600 प्लस Cl, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड फ्रॉम 1 एंड 2, इस तरह तो हम लोग कितना क्वेश्चन किए है ना, इस तरह क्वेश्चन बहुत किए ना, उसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी फाइंड होता था। तो इसको सॉल्व करो बाय फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो बोलो लेफ्ट हैंड दोनों सी हटा दो, राइट हैंड लिख दो। तो 1.75 Cl इक्वल टू 1.75 Cl इक्वल टू, बोलो कितना आएगा 60,600 प्लस Cl। अब Cl को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 0.75 Cl इज 60,600, Cl इक्वल टू 6600 डिवाइड बाय 0.75 कितना है 80,800। 80,800, तो Cl फाइंड हो गया। अच्छा 0.75 कैसे है, Cl एक माइनस किए ना, तो ओनली 0.75 रह गया था। यस, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, Ca मिल जाएगा। पुटिंग Cl इन 1, पुटिंग Cl इन इक्वेशन 1, तो Ca इक्वल टू, Cl आपको कितना मिला 80,800, तो 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 80,800 मल्टीप्लाई करो 141,400, 1,41,400। तो आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों मिल गया। और ये रेशियो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन में किए, और क्वेश्चन में ये तो रहेगा ही, जहां बैलेंस शीट पूछ रहे ये रेशियो आपको देगा ही, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट लिक्विड रेशियो है। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिक्विड रेशियो भी तो है ना, और लिक्विड रेशियो तो इससे स्टॉक मिल जाएगा। लिक्विड रेशियो अप्लाई करो नाउ। लिक्विड रेशियो इक्वल टू Ca माइनस स्टॉक डिवाइड बाई Cl। सर क्यों ये लिखे, एक्चुअली ऊपर पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन। लिक्विड रेशियो 1.2 क्या दिया था, एक 1.25 दिया था ना, और ब्रैकेट में क्या मेंशन किया था, डेटर्स और बैंक बैलेंस टू करंट लायबिलिटी, यही तो बोला। और लास्ट में आ जाओ, क्वेश्चन का लास्ट में करंट एसेट्स में क्या क्या था, स्टॉक डेटर्स बैंक बैलेंस। मतलब क्या, टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस किए तो डेटर्स बैंक बैलेंस से तो आ ही गया ना, बोलो आ गया ना। तो मतलब करंट एसेट्स से स्टॉक माइनस करोगे तो रिमेनिंग क्या था, डेटर्स बैंक बैलेंस, दोनों ही तो लिक्विड एसेट्स है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें बोल दिया था करंट लायबिलिटी, राइट। तो अब इज इक्वल टू कितना मिला आपको 1.25। अब करंट एसेट्स कितना फाइंड किए, पुट कर दो 141,400 माइनस स्टॉक इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटी फाइंड किए थे 80,800। अब सेम साइड लेके आओ, स्टॉक मिल जाएगा। therefore stock equal to 141,400 माइनस, एक बार मल्टीप्लाई करो 80,800 में 1.25 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा बोलो तो 101,000, 1,01,000, तो माइनस कर दो फिर। तो 1,41,400 माइनस करोगे तो 40400, तो स्टॉक मिसिंग था, ये भी फाइंड कर लिए।
स्टॉक मिल गया तो स्टॉक रिलेटेड कुछ रेशियो है क्या? स्टॉक मिल गया तो स्टॉक रिलेटेड रेशियो है या नहीं? स्टॉक टर्नओवर है ना? देखो स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक वेलोसिटी या स्टॉक टर्नओवर दिया होगा। एनुअल रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर दे दिया ना। और इसमें क्या दिया? फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथ्स। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। लिखो आप नाउ, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जब फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला लिखोगे COGS डिवाइड बाय क्या करोगे? एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर इज COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और COGS बाय एवरेज स्टॉक तो बोलो क्या आ रहा है? कितना दिया था आपको स्टॉक टर्नओवर? 5.26। दिस इज 5.26 टाइम्स। नाउ COGS कैसे मिलेगा? COGS फाइंड करेंगे। एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा सर? इसमें क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज मानना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक का कोई चेंज दे रहा है इसमें कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में इतना चेंज हुआ? नहीं दिया ना। अरे बोलो, स्टॉक में बोला मैक्सिमम देते ना कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग 20,000 से बढ़ गए या घट गए, ऐसा इन्फॉर्म इसमें तो नहीं दिया ना। तो क्लोजिंग को ही क्या मानोगे? एवरेज। पुट कर दो तो COGS इक्वल टू 5.26, 5.26 मल्टीप्लाइड बाई, अब ऊपर बोलो स्टॉक कितना फाइंड किए थे? 40,400। अब इनटू करो, COGS मिल जाएगा। 4,400 इंटू 5.26, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 212,504, 4 भी आ गया ना, आने दो। 212,504 क्या मिला आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम में हम लोग को डर लगता है ना, फ्रैक्शन आ गया तो डर लगता है तुरंत, नहीं आ सकता है भाई। एनीवे 212,500 क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जीपी रेशियो कितना परसेंट दिए थे? क्योंकि जीपी ऐड करेंगे सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना। जीपी रेशियो कितना परसेंट दिए थे? जीपी रेशियो दिए थे आपको, कहां गया? 20% है ना, जीपी रेशियो 20%। नाउ गिवन जीपी रेशियो इक्वल टू 20%। अच्छा, ओनली जीपी रेशियो 20% मतलब क्या? किस पे? कॉस्ट पे या सेल्स पे? जीपी रेशियो तो जीपी बाय सेल्स, तो सेल्स पे है ना, बट हम लोग को तो कॉस्ट पता है। तो व्हेन सेल्स 100 परसेंटेज, सेल्स 100 तो जीपी कितना? 20। तो कॉस्ट कितना आएगा बोलो? 80। जी सेल्स 100, जीपी 20, देखो कॉस्ट कितना? 80। तो कॉस्ट हमको मिला था, जो कॉस्ट मिला था वो 80% था, तो सेल्स मिल जाएगा ना इससे, या जीपी बोलोगे जीपी भी मिल जाएगा ना। देयरफॉर सेल्स इक्वल टू, सेल्स फाइंड कर लेते, सेल्स इक्वल टू बोलो COGS कितना? 212,504। और ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट का परसेंटेज क्या मिला था? 80। डिवाइड कर दो। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं? सेल्स, तो इंटू करो 100। 212,500 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, और इससे अब सेल्स फाइंड कर लोगे। कितना है बोलो? 265,630। ठीक है, एंड देयरफॉर जीपी भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर जीपी इक्वल टू, बोलो जीपी क्या आएगा? अरे 20%, 20% सेल्स का था ना, तो इसमें 20% करो। 265,630 इंटू 20%, कितना रहा? 50,53,126। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कितना जीपी मिला? 53,126। एक बार सेल्स से ना, सेल्स से जीपी माइनस करो तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच कर रही है या नहीं। सेल्स से जीपी माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 2,12,504 आया था वो आना चाहिए, आना चाहिए ना। मैच कर रहे हैं ना? ओके, तो हम लोग को सेल्स मिल गया, जीपी मिल गया, तब तो ट्रेडिंग बन जाएगा ना। जीपी मिल गया, सेल्स मिल गया, तो ट्रेडिंग बन जाएगा ना। पीएल के लिए आप देखते हैं, लिखो नेट प्रॉफिट इक्वल टू, इसमें नेट प्रॉफिट दे दिया है
नेट प्रॉफिट नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया। नेट प्रॉफिट वो लोग क्या दिए थे? 16%। किस पे 16%? सेल्स पे नहीं, शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल पे परसेंटेज दिया ना, और क्वेश्चन में तो शेयर कैपिटल दे दिए। क्वेश्चन में देखो शेयर कैपिटल दे दिए। इशूड कैपिटल इक्विटी शेयर 10 इज 1,20,000। कैपिटल क्वेश्चन में दे कितना? 120। तो उस पर 16% करोगे, सेल्स जीपी एनपी मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 16% ऑफ शेयर कैपिटल। नॉर्मली नेट प्रॉफिट रेशियो ऑन सेल्स होता है, बट इसमें क्या दिए? शेयर कैपिटल पे, ठीक है ना। तो 16% ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल बताओ, शेयर कैपिटल कितना का है? 1,20,000। शेयर कैपिटल कितना है? 1,20,000, और उस पर 16% कर लो, 19,200। तो हम लोग को और एक चीज मिल गया, क्या मिला? एनपी। जीपी कितना फाइंड किए थे? 53,126। एनपी कितना फाइंड किए? 19,200। तो एनपी कम हुआ क्यों? बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, पीएल में एक्सपेंसेस, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू जीपी माइनस एनपी। जीपी फाइंड किए थे 53,126, और एनपी फाइंड किए 19,200। ये लेस करोगे तो एनपी भी मिल जाएगा, 33,926। ठीक है ना। एनपी आ गया मतलब आपका ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट हो गया। एनपी आ गया मतलब क्या? ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट हो गया। एक्सपेंसेस सब देख लिए। अब बैलेंस शीट के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन, और क्या दिया देखो, और इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। ओके, शुरू से पढ़ते। करंट रेशियो दिया था, लिक्विड रेशियो, ये सब अप्लाई कर लिए, सब मिसिंग फाइंड किए। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल दे दिए थे, कोई बात नहीं है। नेट करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, इसको यूज किए। फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी क्लोजिंग डेट, कितना परसेंट? बस ये बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यूज डेट, स्टॉक टर्नओवर कर चुके। क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स दिया ना, तो इसको कर लेते हैं डेटर्स टर्नओवर। सेल्स मिल गया था ना, लिखो डेटर्स टर्नओवर। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, डेटर्स को जो क्रेडिट अलाउ किए वो मंथ्स में दिए ना, मतलब डेटर्स टर्नओवर मंथ्स वाइज करोगे, तो डेटर्स टर्नओवर फ्रीक्वेंट से नहीं, मंथ्स। तो फॉर्मूला क्या लगाते? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स इक्वल टू 2 मंथ्स दिए ना। तो लिखो आप, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 12 मंथ्स एंड इज इक्वल टू, ये आपको दे दिए थे कितना? 2 मंथ्स। सेल्स फाइंड किए थे। जहां सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, कितना कैश कितना क्रेडिट, तो क्या मानते? टोटली क्रेडिट। तो क्रेडिट पुट कर दो। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स मिलेगा आपको, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय, यस क्रेडिट सेल, मतलब सेल्स कितना फाइंड किए थे बोलो? सेल्स आया था 265, 360, 630, 265, 630 डिवाइड बाय 6 कर दो ना। 24, 24, कितना रहा है? 44,272, 272। तो डेटर्स मिल गया, कितना डेटर्स है? 44,272, राइट। और इसी को ही क्लोजिंग डेटर्स मानोगे, क्योंकि डेटर्स में भी चेंज नहीं बताया। ओके, अब अब लास्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन में आते। करंट एसेट्स कंसिस्ट, करंट एसेट्स में क्या क्या एसेट्स था? स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। हम लोग स्टॉक फाइंड कर लिए थे, डेटर्स भी फाइंड कर लिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? बैंक बैलेंस, टोटल करंट एसेट्स तो पता है ना। तो नाउ सी ए इक्वल टू बोला तो स्टॉक है, प्लस डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल तो डेटर्स हो जाएगा, डेटर्स
और क्या है बैंक एंड इज इक्वल टू, बताओ शुरू में देखो तो टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे 141 400, दिस इज इक्वल टू 141 400। अब स्टॉक कितना फाइंड किए थे, स्टॉक बोलो कितना फाइंड किए थे 40,400। क्रेडिटर्स अभी कितना फाइंड किए 44,270, तो बैंक बैलेंस मिसिंग था इक्वल टू 141,400। तो आपका बैंक भी मिल गया, तीन करंट एसेट्स एलिमेंट्स था, दो मिल गया था तो थर्ड मिल जाएगा। देयरफॉर बैंक इक्वल टू, देयरफॉर बैंक इक्वल टू 141,400, इससे इन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो पॉइंट 84, कितना माइनस करोगे 84,672, और लेस करने से कितना रहे 56728, 56728। यस, करंट एसेट्स मिल गया, करंट एसेट्स का सारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया। करंट लायबिलिटी में अच्छा क्रेडिटर्स टर्नओवर है क्या, नहीं दिया ना, तो उसको तो नहीं कर सकते, बट एक ही बाकी है फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो फिक्स्ड एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड, देखो फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो परसेंट इनटू 100, एंड दिस इज गिवन कितना 60%। फिक्स्ड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एट क्लोजिंग डेट इक्वल टू कितना दिए, तो ये परसेंटेज कितना था 60%। तो फिक्स्ड एसेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 100 इनटू शेयर होल्डर्स फंड, 60 by 100 into shareholders fund, so is equal to fixed assets equal to 0.6, 60 by 100। अब शेयर होल्डर्स फंड एसेट्स अप्रोच से क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, शेयर होल्डर्स फंड प्रोप्राइटर्स फंड नेटवर्थ, नेटवर्थ का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में ही तो किए थे, बोलो नेटवर्थ इक्वल टू क्या बोले थे फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। बट यहाँ एक और एजम्पशन, लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में कहीं पे कुछ है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो दिए क्या, नहीं, कैपिटल गियरिंग रेशियो दिए, नहीं दिए, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट को एजम्पशन लेना ही पड़ेगा आपको जीरो, अदरवाइज कोई मतलब कोई वे नहीं है कि इसको फाइंड करें, इसका कुछ लिंक देता तो फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या एजम्पशन लेंगे, एज्यूम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू जीरो, अदरवाइज से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। इवन कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, जो भी एजम्पशन लिखोगे वो क्लियरली इंफॉर्मेशन लिखते जाओगे, एजम्पशन सारा लिखना होगा आपको, ठीक है ना। तो इट इज एज्यूम्ड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू नील, अब सॉल्व हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटाओ, तो 0.6 में फिक्स्ड एसेट्स मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना, 0.6 फिक्स्ड एसेट्स प्लस 0.6 वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स को क्या मान लिए जीरो, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल भी तो दे दिए थे ना, पुट कर दो आप वर्किंग कैपिटल, और फिक्स्ड एसेट्स को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, फिक्स्ड एसेट्स माइनस 0.6 फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हो जाता है आपका 0.4, क्या होता है 0.4 फिक्स्ड एसेट्स, 0.4
फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाइड बाई वर्किंग कैपिटल। बोलो वर्किंग कैपिटल कितना दिए थे? वर्किंग कैपिटल 60,000, 60,600। तो अब फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगा। देखो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 6600 इंटू 0.6, 36,000 सॉरी 36,360, 60,600 इंटू 0.6 करोगे कितना आएगा? 36,360 आया। डिवाइड बाई 0.40, 90,000। तो फिक्स्ड एसेट्स भी मिल गया हम लोग को, राइट। तो जब फिक्स्ड एसेट्स मिल गया तो शेयर होल्डर्स फंड, देखो शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, कुछ भी लिखो, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बोलो फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड, लॉन्ग टर्म डेट तो जीरो मान लिया ना, तो फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड किए? 90,900। और वर्किंग कैपिटल कितना था? 60,600। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो शेयर होल्डर्स फंड भी मिल जाएगा। ऐड देम, ऐड करने से बोलो कितना है? 151,500। अगेन लेफ्ट हैंड में कुछ लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू लायबिलिटी अप्रोच, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी अप्रोच में क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों मिला के ही तो शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं ना बैलेंस शीट में। तो इसमें शेयर कैपिटल भी तो दे दिया था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दे दिया था ना शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 1,20,000। तो आपको शेयर कैपिटल पता है तो रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाएगा। पुट कर दो शेयर कैपिटल 1,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 151,500। therefore reserve and surplus is 151,500 और लेस कर दो 1,20,000 एंड इज इक्वल टू 31,500। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया, ये भी कितना है? 31,500। इसको फिर सेग्रीगेट कर सकते हैं। देखो नेट प्रॉफिट तो पता किए थे, नेट प्रॉफिट फाइंड किए थे ना 19,200। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व, पीएल, तो पीएल पता हो गए तो अदर रिजर्व भी पता चल जाएगा। देखो एंड रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो रिजर्व प्लस पीएल, रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों मिला के ही तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। इट इज इक्वल टू कितना है? 31,500। अब इसमें आपको पीएल पता है, नेट प्रॉफिट ही तो आएगा ना बैलेंस शीट में, तो पीएल पता है तो रिजर्व कितना? रिजर्व प्लस पीएल कितना था? 19,200 इज 31,500। तो रिजर्व इक्वल टू 31,500 था ना, 31 माइनस 19,200, तो रिजर्व भी आ गया। कितना रिजर्व आया बोलो? कितना? 12,300। यस, कंप्लीट सारा वर्किंग्स, और कुछ मिसिंग नहीं है, कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ओके, बट ट्रेडिंग एकदम छोटा सा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, पीएल में भी एक ही तो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट मेन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब लिखो इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक में कर रहे हैं हम लोग? गुड लक। इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड ट्रेडिंग एंड पीएल, क्वेश्चन में दे दिए ट्रेडिंग एंड पीएल, तो अब भी करोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड लिख लेना और मेंशन कर लेना ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ओके,
इतना में ट्रेडिंग पीएल हो जाएगा। एक एक लाइन लिखना है। क्रेडिट साइड लिखो सेल्स, क्रेडिट साइड, अब सेल्स लिखो। बोलो सेल्स कितना फाइंड किए थे? सेल्स फाइंड किए थे, लिख दो। 2 लाख, 265, 630, इतना। डेबिट साइड अब लिखो टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों सर? ओपनिंग एड परचेज, ओपनिंग परचेज लिखेंगे, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे, ये भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो। परचेज आपको फाइंड करना होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग तो इक्वल लिखोगे ना, कोई चेंज नहीं था, तो ओपनिंग जितना उतना ही क्लोजिंग लिखोगे, और फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वही परचेज हो जाएगा। इग्नोर इट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना फाइंड किए थे? 212504। यस, बैलेंस करो जीपी। 265 630, 265 630, और ये माइनस करो, लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो 265 630 से माइनस कर दो। और जीपी भी तो फाइंड कर लिए थे, उतना ही लिख दो ना। जीपी कितना फाइंड किए थे बोलो? जीपी फाइंड किए थे, अरे गया कहाँ, 53,126 है ना। अब माइनस करोगे भी तो उतना ही आएगा, 53,126 बाई जीपी 53,126। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर डेबिट साइड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग फाइंड कर लिए थे। कितना फाइंड किए थे इनडायरेक्ट? 4926, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा हूं, 33। इधर लिखे, एक बार देख लेते। 33,926, यस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 33,926। और जो नेट प्रॉफिट आया था, टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, और ये 19,200 फाइंड किए थे। दिस इज 19,200, तो हो गया पीएल 53,196, 53 वन, अच्छा क्या लिख रहे हैं हम, 126, हाँ 126, 53,126, और नेट प्रॉफिट हो गया 19,200। हो गया ट्रेडिंग पीएल। ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी ट्रेडिशनल करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पीएल जब ट्रेडिशनल किए तो बैलेंस शीट भी, बैलेंस शीट ऑफ गुडलक लिमिटेड एज एट, डेट लिख लेना, लिख देना ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड। assets and liabilities, ओके। एसेट्स में लिखो फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स में लिखो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स फाइंड किए थे ना, बताओ फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 90,900 फिक्स्ड एसेट्स, हाउ मच? 90,900। फिर करंट एसेट्स, एक बार हेड लिख लेते, करंट एसेट्स। बट ट्रेडिशनल में कभी हेड नहीं लिखते, एलिमेंट्स लिखते ना बस। बट यहां लिख लेना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कितना फाइंड किए थे बताओ? स्टॉक, स्टॉक हम लोग फाइंड किए थे, गया कहा, 4,400। स्टॉक फाइंड किए थे कितना? 40,000, 40,400।
फिर डेटर्स भी फाइंड किए थे। डेटर्स कितना फाइंड किए थे? 44272। और बैंक तो दे दिए थे ना क्वेश्चन में, बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिए थे। कितना का बैंक बैंक बैलेंस दिए थे? फाइंड किए थे क्या? अच्छा हाँ, बैंक बैलेंस फाइंड किए थे। कितना फाइंड किए थे बोलो? 56,728 हो गया आपका एसेट्स टोटल। ठीक है, ऐड कर लो, ये सबको जोड़ लो, टोटल आ जाएगा 232। अब नाउ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये इक्विटी तो दिए थे ना, ₹10 each, एंड इट इज गिवन इन क्वेश्चन 1,20,000। शेयर कैपिटल कितना था? 1,20,000। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस, बट इसके अंदर दो चीज फाइंड किए थे, एक रिजर्व और एक पीएल, है ना। अदर रिजर्व, कौन सा रिजर्व कुछ नहीं बताया था, तो रिजर्व बोलो कितना फाइंड किए थे लास्ट? रिजर्व 12,300, रिजर्व लिख दो 12,300। और प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड किए थे 19,200। ओके, फिर करंट लायबिलिटी, बट करंट लायबिलिटी में कुछ एलिमेंट अलग से नहीं दिया था ना, तो करंट लायबिलिटी बोलो कितना फाइंड किए थे? क्वेश्चन देखो, करंट लायबिलिटी शुरू में फाइंड किए थे 80,800, और लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं है, जीरो मान लिए थे ना, तो श्योर मैच कर जाना चाहिए, बोथ साइड इक्वल आ जाना चाहिए। आ गया ना? कितना? 2,32,300। ओके, तो लॉन्ग 15 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन दे सकता है। समझ में आया ना? कुछ एक्स्ट्रा रेशियो दे देंगे, कुछ सेल्स मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बट फॉर्मूला आपको सारा याद रखना है, कहाँ क्या लगाओगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। बोलो समझ में आया? लेंदी है लेकिन उतना टफ नहीं है, उतना टफ नहीं है। आप ये प्रैक्टिस बार बार करोगे ना, वो क्वेश्चन देखने से दिमाग में फिट हो जाएगा, अरे यहां से शुरू करेंगे, इसके बाद ये निकलेगा, इसके बाद ये निकलेगा, वो अपने आप आते जाएगा। और एक और आइडिया देते हैं, जितना फाइंड होता है कर लो। कुछ अजीब टाइप का रेशियो दिया ना, उसको इग्नोर कर दो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। अरे बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, उसको इग्नोर करोगे तो मान लो करंट एसेट्स का कुछ आइटम्स है वो इग्नोर किए, तो करंट टोटल करंट रेशियो से करंट एसेट्स मिल गया ना, तो एक पार्ट मिसिंग है, तो क्या हम करंट एसेट्स लिख देंगे टोटल? वो पार्ट फाइंड नहीं करेंगे, टोटल तो आ जाएगा ना। लायबिलिटी में डेप्ट इक्विटी है, ठीक है, डेप्ट इक्विटी सब तो इजी है, लेकिन कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया हमको लग रहा है कि अरे हम लोग तो किए नहीं, उसको इग्नोर कर देना, बाकी सारा तो टोटल तो आ जाएगा ना, इसलिए मैच करा दोगे आप लोग। इतना है, कुछ अजीब टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन है, तो उसमें इग्नोर नहीं करना है, अटेंड करोगे और आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इवन इसमें ऐसा देता है रेशियो में, दो क्वेश्चन रेशियो से दे देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो रहता है ना, उसमें से एक अटेंड करना होगा, दोनों ही दे दिया, अटेंड करो एक। ओके, यस, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर अभी किए? 31 ना, सब क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे अभी। इसमें भी सिर्फ बैलेंस शीट करना है, सॉरी प्रोप्राइटर्स फंड है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट। ओके, आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेक आउट ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। आपको प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट करना है, तो कुछ नहीं, बैलेंस शीट है, थोड़ा अलग वे से करना है, बैलेंस शीट ही करेंगे डिफरेंट वे से। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड था ना, फंड फ्लो, ऐसे ही कुछ करेंगे बैलेंस शीट, इसमें डिफरेंट वे से शो करेंगे। यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड विथ
एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल, जितना डिटेल्स कर सकते हो डिटेल्स करोगे। प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स इक्विटी कितना 0.75, करंट रेशियो दे दिया कितना 2.5, फिर लिक्विड रेशियो कितना 1.5, कैपिटल गियरिंग इसमें दे दिया, और गियरिंग इसमें है इक्विटी के साथ प्रेफरेंस का रेशियो दिया। गियरिंग ऐसे नहीं होता है, प्रेफरेंस बाय इक्विटी हो सकता था, है ना, फिक्स्ड इनकम डिवाइड बाय वेरिएबल, यही तो होता था ना। तो डेट प्लस डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी, यही तो करते थे। तो इसमें तो उल्टा दे रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से करोगे। नेक्स्ट गियरिंग रेशियो कितना दिया, गियरिंग रेशियो 2:1, रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी कैपिटल 0.30, और वर्किंग कैपिटल दे दिए 90,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिए कितना 20,000, और ये बोल रहा था देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, तभी ना गियरिंग रेशियो में प्रेफरेंस लिए थे। तो आपका इक्विटी और प्रेफरेंस है, डेब्ट इसमें नहीं है। ओके यस, ये है क्वेश्चंस। आपको प्रोप्राइटर्स फंड प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट ही करना है, तो जितना सारे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो करोगे, और बैलेंस शीट को सिर्फ प्रोप्राइटर्स फंड फॉर्म में करते जाएंगे। ठीक है यस, तो स्टार्ट करो अब इस क्वेश्चन को। आप लोग कर सकते हो इसमें बहुत कुछ। कहां से शुरू करोगे बोलो, इस क्वेश्चन को शुरू कहां से करोगे, किधर से शुरू हो सकता है? ऑलवेज जहां से करते करंट रेशियो से, है ना। यस, तो क्वेश्चन नंबर कितना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, करंट रेशियो लिक्विड ये सब रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। यस, तो करंट रेशियो कितना दिया आपको 2.5, और क्या दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया ना। तो लिखो करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू CA डिवाइड बाई CL एंड इज इक्वल टू कितना था रेशियो 2.5, दिस इज इक्वल टू कितना 2.5, तो CA इक्वल टू 2.5 CL, इक्वेशन 1। ओके, अनदर रेशियो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL एंड इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल देते 90,000, वर्किंग कैपिटल कितना दिए 90,000, तो CA इज 90,000 प्लस CL, सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व कर लो, तो 2.5 CL इक्वल टू 90,000 प्लस CL, तो 1.5 CL 90,000, तो CL इज 90,000 डिवाइड बाई 1.5 कितना 60, CL इज 60,000। अब 1 में पुट कर दो, देयरफॉर CA कितना था 2.5 CL, तो 2.5 इंटू 60,000 1,50,000, तो CA CL बोथ ये हम लोग फाइंड कर लिए, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी मिल गया। ठीक है ना, और बताओ गियरिंग रेशियो दिया ना, और क्या दिए बोलो इसमें, गियरिंग रेशियो, तो गियरिंग रेशियो कितना दिए, गियरिंग रेशियो इज, सॉरी गियरिंग नहीं, लिक्विड रेशियो अप्लाई करो, करंट रेशियो तो लिक्विड, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का, यस CA माइनस स्टॉक बाय CL लिख दो। अच्छा क्या बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया है, हाँ हाँ, तो माइनस करोगे बैंक ओडी, माइनस बैंक ओडी एंड इज इक्वल टू, अब इसमें रेशियो क्या है 1.5, दिस रेशियो इज 1.5। अब आपको CACL दोनों ही पता है, पुट करोगे ना, बैंक ओडी भी दे दिया तो स्टॉक मिसिंग आ जाएगा। CA कितना फाइंड किए 150 माइनस स्टॉक डिवाइड बाय CL कितना फाइंड किए थे 60 माइनस बैंक ओडी इन गिवन इन क्वेश्चन 20 इक्वल टू 1.5, तो 150 माइनस स्टॉक इक्वल टू 60 माइनस 20, 40 में 1.5 लेस मल्टीप्लाई करो 60,000 आया, तो स्टॉक इक्वल टू 150
-60 कितना आ रहा है? 90। ठीक है, स्टॉक मिला, स्टॉक मिल गया हम लोग को 90,000। अब क्वेश्चन में देखते क्या क्या और इंफॉर्मेशन है। वर्किंग कैपिटल था, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए थे तो कर ही लिए हम लोग, और रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल रेशियो दिए। कैपिटल गियरिंग एक है बट कैपिटल तो नहीं पता। अब पॉइंट 1 देखो, प्रोपाइटर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टू प्रोपाइटर्स फंड, फिक्स्ड असेट्स बाय प्रोपाइटर्स फंड, फिक्स्ड असेट्स टू डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड, ये रेशियो कितना दिया आपको? फिक्स्ड असेट्स टू प्रोपाइटर्स फंड, प्रोपाइटर्स इक्विटी मतलब क्या, प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू कितना दिए बोलो? 0.75। लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू क्या लिखे थे? फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, और क्वेश्चन में तो दे दिया था लॉन्ग टर्म डेप्ट 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिक्स्ड असेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रोपाइटर्स फंड को लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ब्रैकेट हटाओ, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.75 फिक्स्ड एसेट्स, 0.75 फिक्स्ड एसेट्स प्लस 0.75 इनटू वर्किंग कैपिटल ऑल्सो गिवन टू यू, कितना दिए थे? 90। वर्किंग कैपिटल बोलो कितना दिए थे? 90,000। तो इससे मिल जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स माइनस 0.75 फिक्स्ड एसेट्स इज 0.25 फिक्स्ड एसेट्स, 0.25 फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 90,000 को 0.75 से इंटू करो, कितना रे बोलो? 60, 67,500। therefore fixed assets, therefore fixed assets equal to 67,500 divide by 0.25, 2,70,000। तो फिक्स्ड एसेट्स मिल गया। क्या मिला? फिक्स्ड एसेट्स। फिर करंट एसेट्स मिल गया था, टोटल एसेट्स हो गया। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी मिल गया था, तो प्रोपाइटर्स फंड भी तो आ जाएगा ना। ना प्रोपाइटर्स फंड, प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू, अभी देखो प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू क्या? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो लिखो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फिक्स्ड एसेट्स फाइंड किए 270, फिक्स्ड एसेट्स कितना फाइंड किए? 270, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया था? 90। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना रहे? 3,60,000। बोलो प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू क्या? 3,60,000। ना प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू, अब लायबिलिटी अप्रोच, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोपाइटर्स फंड इक्वल टू क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही तो होता है ना। इक्वल टू कितना? 3,60,000। बट शेयर कैपिटल में टू डिफरेंट कैपिटल है। सर कैसे पता चला? गियरिंग रेशियो देखो, उसमें इक्विटी टू प्रेफरेंस दिए थे ना, मतलब टू डिफरेंट शेयर है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, और क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में दो चीज लिख लेते हैं, एक इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 3,60,000। शेयर कैपिटल में दो पार्ट है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस और एक क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। पहले 1-2 इक्वेशन लिखे थे ना, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3। एक इक्वेशन मिला, शेयर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू कितना मिला आपको 3,60,000। नाउ अब कुछ और रेशियो देखते हैं। गियरिंग रेशियो बोलो क्या दिए थे? गियरिंग रेशियो इक्वल टू बोलो क्या दिए थे? नहीं ठीक है, लेकिन गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला वो नहीं, इसमें क्या बताए? कैपिटल गियरिंग इक्विटी टू प्रेफरेंस, यही तो दिया ना। तो मतलब अब लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। गियरिंग इसमें क्या फॉलो किए? इक्विटी से प्रेफरेंस, यही तो किए ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इज इक्वल टू कितना दिए? बोलो कितना दिए? 2:1 मतलब 2। तो मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट हम उल्टा करेंगे, प्रेफरेंस इक्वल टू सबको इक्विटी में लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ क्या हो जाएगा? इक्विटी बाय 2 मतलब 0.5 इक्विटी, हाफ हो जाएगा ना। 0.5 इक्विटी शेयर कैपिटल। एक इक्वेशन और आया 4, प्रेफरेंस इक्वल टू कितना मिला? 0.5। अरे इक्विटी बाय 2 हो जाएगा ना प्रेफरेंस, और समथिंग बाय 2 मतलब 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया आपका अनदर इक्वेशन। अब फिर इक्विटी के साथ रिजर्व का एक रेशियो दिया, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में एक और रेशियो दिया था। क्या रेशियो दिया था? रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी कैपिटल दिया ना। तो अनदर एक और रेशियो आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू कितना दिए थे फिर? 0.30। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 0.30 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये इक्वेशन 5। तो यस, अब इक्वेशन 3 में ये सारा पुट करेंगे। इक्वेशन 3 को एक बार देखो, क्या क्या मिला था इक्वेशन 3? इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या? ओके, इक्विटी को रहने दो, हम प्रेफरेंस के जगह लिख सकते हैं ना 0.5 इक्विटी, और रिजर्व के जगह क्या लिख सकते? 0.3 इक्विटी। अब देखो सब इक्विटी में आ जाएगा, और सब इक्विटी आ गए तो इक्विटी मिल जाएगा आपको, और इक्विटी मिल गया तो रिजर्व भी मिल जाएगा और प्रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में, सारा पुट कर दो, पुटिंग प्रेफरेंस एंड रिजर्व एंड सरप्लस इन इक्विटी, मतलब 4 and 5 इन 3। तो इक्विटी एज इट इज रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस के जगह क्या लिखोगे? 0.5 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व के जगह क्या लिखोगे? 0.3 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इज इक्वल टू, बोलो कितना फाइंड किए थे? 3,60,000, राइट। अब लेफ्ट हैंड सबको जोड़ो, लेफ्ट हैंड सबको जोड़ो, इक्विटी प्लस 0.5 प्लस 0.3 मतलब 1.8 इक्विटी आ गया। बोलो सबको जोड़ने से कितना रहे? 1.8 इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कितना है? 3,60,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ क्या आएगा? 3,60,000 डिवाइड बाय 1.8 एंड इज इक्वल टू 2 लाख। तो इक्विटी मिल गया, प्रेफरेंस का इसका हाफ था, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब सारा सब वैल्यू मिल गया हम लोग को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या था? 0.5 इक्विटी, तो 0.5 इंटू करो 2 लाख, कितना मिल गया? 1 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू क्या था? 0.3 इक्विटी, है ना। तो 0.3 इंटू 2 लाख, 2 लाख से 0.3 करो, अब तीनों को जोड़ो, देखो 360 आ गया ना। तो पता चल गया टोटल जो प्रोप्राइटर्स फंड, उसमें कितना इक्विटी था, कितना प्रेफरेंस और कितना रिजर्व एंड सरप्लस। हो गया सारा कंप्लीट। लेकिन पूछा था क्या? बोलो बोलो क्या पूछा था? स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। अब कैसे करोगे? ऐसे करोगे, कर लेते, बस हो तो गया ना। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड,
स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। 1 लिखोगे सोर्सेस और नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, फर्स्ट ऑफ सोर्सेस दिखाओगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन दिखाओगे। थोड़ा बहुत फंड फ्लो याद करो। सोर्स क्या है? शेयर इश्यू करोगे, सोर्स है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, ये सारा सोर्स हो जाएगा। और एप्लीकेशन में क्या? एसेट्स, एसेट्स में अप्लाई करते। तो सोर्स में लिखो 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, ए इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो इक्विटी शेयर कितना फाइंड किए थे? 2 लाख। बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना फाइंड किए थे? 1 लाख। सी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस बोलो कितना था? 60,000, ठीक है ना। ये था सोर्स ऑफ फंड। क्या लॉन्ग टर्म डेट्स था? क्या लॉन्ग टर्म डेट्स तो 0 था ना, तो यही हो। अगर लॉन्ग टर्म से डेट्स देता वो भी सोर्स ऑफ फंड होता, नहीं है तो टोटल करो, टोटल करो, बोलो कितना रहे टोटल? 3,60,000। एप्लीकेशन सेकंड, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किए, तो ए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बताओ फिक्स्ड एसेट्स कितना था? 2,70,000। बी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फंड होता है ना, बोलो वर्किंग कैपिटल, तो सी ए और नीचे माइनस क्या करेंगे? सी एल। बोलो सी ए टोटल कितना फाइंड किए थे? सी ए टोटल कितना फाइंड किए थे? टोटल करंट एसेट्स कितना फाइंड किए थे? 1,50,000, है ना। और सीएल कितना फाइंड किए थे? 60। तो 60 माइनस करो, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना? 90। ऐड करो एप्लीकेशन, 2670 90 कितना होता है? 3,60,000। सोर्स इक्वल टू क्या? एप्लीकेशन। तो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। एक्चुअली ये जो सोर्स है ना, ये सारा तो प्रोप्राइटर से इन्वेस्ट किए थे, बोलो ये सब प्रोप्राइटर से ही तो आया था ना, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो प्रोप्राइटर्स का है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। कितना प्रोप्राइटर्स का सोर्स है और उसको कहां अप्लाई किए? वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स में अप्लाई किए। क्लियर है ना। तो एक ही बैलेंस शीट थोड़ा डिफरेंट वे से प्रिपेयर करना है। अगर बोल दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, तो कुछ बुक में हम देखे उन लोगों ने बैलेंस शीट ही बना दी, पूछा गया स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, लेकिन वो बना दिए क्या? बैलेंस शीट। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? तो बैलेंस शीट को कभी बोले हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड? नहीं, बोले नहीं सकते। तो आपको करना चाहिए इस तरह, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन शो करना चाहिए। सीयू में यही प्रॉब्लम है, कुछ बुक्स में ना बैलेंस शीट बना के दिए और कुछ प्रोफेसर उसे बैलेंस शीट जो करके देता है ना उनको ठीक कर देता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया उसको नंबर नहीं देता है। कितना अजीब है वो, सोचो, जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कर रहे हैं उसको नंबर नहीं दे रहे। यार क्या कहां से सीख लिए? तो बोलेगा बहुत ज्यादा पढ़ लिए, वो स्टोरी प्रोफेशनल पढ़ लिए, अदर पढ़ लिए, इसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, सीयू में ये प्रॉब्लम है। तो आज इतना, नेक्स्ट है बस और कुछ क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट है बाकी क्वेश्चंस करेंगे।